ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके ले लेता हूं। जस्ट टेल मी विच ऑल प्रॉब्लम्स couldn't solve. -q +q एंड +q, तीन चार्जेस हैं, आर सिचुएटेड इन XY प्लेन एट पॉइंट्स 0 a, ये 0, a पर रखा हुआ है, दूसरा पॉइंट 0 पे रखा हुआ है, और तीसरा पॉइंट फिर से 0 a पे रखा हुआ है। पहला वाला -a है, ओके, पहला -a है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r in the direction making an angle theta from y axis। तो आपको पूछा है कि फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस r, ठीक है, ग्रेटर देन a इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ y एक्सिस। तो थीटा विथ y एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो सब लोग ध्यान दें, इस तरह का XY एक्सिस पे हमें इसको थोड़ा अलग लेना पड़ेगा, इसको है ना, ये ले लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो बेटे यहां पर 0 पे कौन है, 0 पे है +q, और 0 - a पे यहां पर यह है 0 - a, यहां पर है -q, ठीक है, और 0 a यहां पर होगा, यहां पर है +q, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एट डिस्टेंस r विच इज मेकिंग एंगल थीटा विथ y एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा हो, ओरिजिन से r डिस्टेंस है उसका, ठीक है। तो चलिए y एक्सिस से वो थीटा एंगल बना रहा है, अगर ऐसा कंसिडर किया, ऐसे, ओके। So this distance is r, this is making an angle theta, okay, क्लियर। तो आपको पूछा है कि पोटेंशियल कितना होगा, कहां पर, इस पॉइंट पर P पर, इस पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। सो इसके लिए क्या करना होगा हमें, आसान है। इसके लिए बेटा पोटेंशियल जब हम ढूंढते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r, ये फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना सबके पास फॉर्मूला, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो अब आपको तीन चार्जेस का पोटेंशियल ऐड करना है, तो ये पहले का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, समझ में आया, पहले का दूसरे का तीसरे का, तीनों का पोटेंशियल ऐड कर देंगे। सो V टोटल यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर होगा V1 + V2 + V3। तो V1 ढूंढने के लिए क्या करेंगे अपन, चार्ज है मेरे पास प्लस, और ये जो पॉइंट है P, इसका यहां से डिस्टेंस ढूंढना है, ये वाला डिस्टेंस, समझे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस डिस्टेंस को ढूंढने के लिए, अगर ये है r, ये एंगल दिया है थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा दिया है, तो अब इसको ढूंढना थोड़ा सा टफ जाएगा आपको, ये डिस्टेंस ढूंढना, ओके। तो इसको r1 बोल देते हैं अपन, r1।
तो ये 1/4πε0 Q/R1 प्लस दूसरे का कितना होगा 1/4πε0, ये प्लस क्यू है तो ये प्लस क्यू की वजह से क्या होगा बेटे, ये सीधा सीधा R होगा, प्लस तीसरे का होगा 1/4πε0 माइनस क्यू बाय ये वाला डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को हमें R2 मान लेते हैं, R2। और इसके ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं जयेश, व्हाट आर द ऑप्शंस? अच्छा, ऑप्शंस दिए ही नहीं। ओहो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल? ओके बेटे, ठीक है। अच्छा, इसमें कंडीशन भी दी हुई है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू A। ओके, अरे तो ये ऐसा हो जाता है फिर। हाँ हाँ बेटा, हाँ सही बात है। ये कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पर ये जो दो दिए हैं ना, ये ऐसे, हाँ, और यहाँ से जो R डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ, तो मान लो कि यहाँ पर है आपका पॉइंट, और ये x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस, हाँ, ये इस तरह से। और अगर ये एंगल आपको दिया है थीटा, तो हमने डाइपोल में भी किया था ना ऐसे। हाँ, डाइपोल के लिए हमने किया था ये यहाँ पर है प्लस, किधर है वो, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, हाँ, ये भी प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है बेटे। हाँ, तो ये डाइपोल पहले कंसिडर करो आप। तो आप ऐसा कंसिडर करो, ये चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3। तो 1 और 3 डाइपोल को फॉर्म करेंगे, ठीक है। 1 एंड 3 आर फॉर्मिंग द डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से यहां पर इस पॉइंट पर एंगल थीटा पर पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने दिया था क्या आपको? डू हैव अ फॉर्मूला? एट एनी जनरल पॉइंट पोटेंशियल कितना होता है, याद करिए। यस, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, तो आपको क्या करना था, आपको इसको डाइपोल मानना था, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन है कि ये जो R है, दिस R इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू A, लार्ज है कंपैरिजन में, तो उसको डाइपोल मान लिया अपन ने, ठीक है। तो डाइपोल को ढूंढ लिया, और उसके बाद टोटल करना है, तो ये V13 मतलब डाइपोल की वजह से, प्लस V2 मतलब एक चार्ज की वजह से, और दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया। चलो, आपके क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या है।
लेट अस स्टार्ट विथ, सबसे पहले किसने पूछा है? ओके, नीट 3, जस्ट अ मिनट. Can you send both the question papers on WhatsApp? चलो बेटे ध्यान दो. दिस इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम नीट. आई एम टेकिंग. देखो क्या क्वेश्चन है. The distance between the proton and electron both having a charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of a hydrogen atom is 10 to the power minus 10 मीटर. मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है अभी, मतलब मैं इधर नहीं दिखा सकता आपको. ठीक है. तो प्रोटॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है. एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो दिया है 10 to the power minus 10 मीटर. The value of the intensity of electric field produced on the electron due to proton will be. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है, 1/4πε0, और ये होता है Q/r². तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर. तो प्रोटॉन का चार्ज ले लेंगे, मतलब वही तो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय -10 मीटर का स्क्वायर. ठीक है. तो ये बन जाएगा -19 इंटू ये 20 ऊपर आया प्लस बना, तो बन गया आंसर. कितना हो जाएगा ये? 144 होता है. 16 9 का 144, तो 14.4 इंटू ये 9 और ये 20 माइनस 19 1, तो 10⁻10. यस और नो?
एक चार्ज -19 लिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1.44 इंटू 10⁻11, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट, नीट का 5वां, समझ में आ रहा है ना? नीट 5, electron enters electric field with its velocity in the direction of the electric lines of force। देखो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो एंटर कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा, with its velocity in the direction of the electric lines of force। तो ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, देखो देखो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ये चार्ज है आपका, ये जा रहा है इधर, इसकी वेलोसिटी इधर है, कौन है ये? इलेक्ट्रॉन है क्या, है ना, इलेक्ट्रॉन है। तो पूछा है कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कल, पैराबोला, डिक्रीज, इंक्रीज, क्या वेलोसिटी इंक्रीज की वेलोसिटी डिक्रीज। तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगता है? इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी ना, वेलोसिटी डिक्रीजेस। इज इट सिंपल, है ना? मुझे नहीं लगता ये सिंपल क्वेश्चन आपको गलत होनी चाहिए, क्वेश्चन सिंपल था, गलत कैसे हुआ पता नहीं। नीट का 7, electric dipole consisting of two opposite charges 2 into 10 to the power -6 each separated by a distance 3 centimeter is placed in an electric field of 2 into 10 to the power 5। The maximum torque on the dipole will be। टॉर्क ऑन द डाइपोल का फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क ऑन द डाइपोल, टॉर्क होता है PE sin थीटा, यस और नो? और मैक्सिमम रहने के लिए साइन थीटा का वैल्यू 1, तो P मतलब Q इंटू 12 इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कितना सिंपल है, 2 इंटू 10 टू द पावर, चार्ज दिया है -6, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? इन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 टू द पावर 5 +5 मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू -6 -2 -8, 5 में से 8 गए, -3, ठीक है, ऑप्शन बी। जेई की तरफ चलते हैं, 485, जेई क्वेश्चन नंबर 4, जेई क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, if a slab of insulating material of 4 into 10 to the power -3 meter thick is introduced between the plates of parallel plate capacitor, the separation between the plates has to be increased by 3.5 into 10 to the power -3 to restore the capacity to original value। The dielectric constant of the material will be। देखो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये। बोला है कि एक स्लैब है आपके पास, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका थिकनेस आपको दिया है, ठीक है, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर mm में दिया है, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बोला है कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है।
टू रिस्टोर द कैपेसिटी टू ओरिजिनल। रिस्टोर द कैपेसिटी टू ओरिजिनल इसका मतलब कि ये कैपेसिटर था जिसके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है, और अब इसका कैपेसिटेंस है c, ऐसा मान लिया। अब जब हमने इसके अंदर स्लैब इंसर्ट कर दिया तो इसका कैपेसिटी इंक्रीज होगा, लेकिन हमें क्या करना है कि इंक्रीज ना होने देकर इसके प्लेट्स का सेपरेशन हमने बढ़ा दिया, प्लेट्स का सेपरेशन बढ़ा दिया। तो कितने से बढ़ा दिया वो दिया है ना। तो इसका सेपरेशन बढ़ा दिया हमने 3.5 इंटू 10⁻³ तो ये ओरिजिनल था डी, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको D1 मान लेते हैं, D1। चलो अब ध्यान दो, ये इसको हटा देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन करेगा ये, तो हाँ। अब देखो ध्यान दो, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C के बराबर है, समझा। तो इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस सेम है, ये प्लेट का डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तब जाके ये बना। इसका थिकनेस है T, ठीक है, इसका थिकनेस है T। तो अब ध्यान से सुनिए, इसका मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला आपको दिया था, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला था A इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D माइनस T प्लस T बाय K, ये शॉर्टकट था इसका। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, A इप्सिलॉन नॉट बाय D, डी डी ही बोल देते, D1 नहीं, D1 ही बोल दे, डी ही बोल देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब A इप्सिलॉन नॉट बाय D मस्ट बी इक्वल्स टू A इप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय K। लेकिन हाँ, इसका ये जो D है यहां पर अलग हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये कितना होगा, ये D है ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि इसको डालने पर हमने इसको इंक्रीज कर दिया ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो ये D जो है वो T के बराबर हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा कितना, तो ये इतना एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये A इप्सिलॉन नॉट को कैंसिल करा देते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं, इसका जो D है D डैश, वो पूरा ये यहां से लेकर ये पूरा D डैश है, हाँ D डैश है ये। तो अब ये नीचे वाले इक्वल हो जाएंगे, सो D इज इक्वल्स टू D डैश माइनस T प्लस T बाय K। और ये जो D है वो T के बराबर होगा, तो ये होगा T इज इक्वल्स टू D डैश, अच्छा, और D डैश माइनस T जो है, D डैश माइनस T वो है 3.5 इंटू 10⁻³ तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 3.5 इंटू 10⁻³ प्लस ये T जो होगा, T दिया है हमें, ऊपर लिखा है मैंने 4 इंटू 10⁻³ समझा। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दिया है ना, T बाय K, ओके, यहां तक समझा। क्या किया मैंने, देखो बेटा, बोला था कि एक स्लैब है जिसका थिकनेस दिया है, हाँ,
और ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। ओके, सो दिस इज इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इसमें मजा आएगा आपको, ठीक है। ये पहले समझा कि नहीं, ये बताओ जरा मुझे, यहां तक समझा क्या? हाँ हाँ हाँ, तो उसको आप, हाँ उसके थिकनेस को समझो ना। हाँ उसके थिकनेस को समझो। हाँ बिल्कुल, यस बेटे। हाँ ये क्या कह रहा है? ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यस बिल्कुल सही। तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ढूंढना है, ठीक है। तो ये समझा यहां तक? और अब ये थिकनेस तो हमें ऑलरेडी दिया है, 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू ये 3.5 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻³ इस चीज को इधर लेके आओ, तो ये 0.5 बन जाएगा इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 4 × 10⁻³ तो -3 कैंसिल, तो k यहां से बनेगा 4/0.5, मतलब 4/1/2 विच इज 8। कुछ समझा? क्लियर? इस तरह से। हाँ वही तो लिखा जयेश, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। जे का 5, टू कंडक्टिंग स्पीयर्स of radii 5 centimeter and 10 centimeter are given a charge of 15 microcoulomb each, ठीक है। चलो बेटे, यहाँ पर दो स्पीयर्स हैं, ओके। सो इनके रेडियस हमें दिए हुए हैं, इसका है 5 सेंटीमीटर, इसका दिया है 10 सेंटीमीटर, और आपको बोला है दोनों के ऊपर सेम चार्ज दे दिया हमने, ठीक है। कितना है वो? 15 माइक्रो कूलम, सेम चार्ज। अब बोला है कि आफ्टर द टू स्पीयर्स आर जॉइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर द चार्ज ऑन द स्मॉलर स्पीयर इज, तो स्मॉलर स्पीयर के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या जादू हो जाता है इसके बारे में जरा देखते हैं, कि जब मैंने इस तरह से चार्ज इसको दे दिया तो इससे क्या फर्क पड़ा।
तो दोनों को वायर से जोड़ दिया हमने, ये कहा है दोनों को वायर से जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि जब वायर से जोड़ा जाता है दोनों को, सो व्हेन कनेक्टेड बाय वायर, उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। कोई भी दो चीजें जब किसी डायरेक्ट वायर से जोड़ी जाती है, दो चीजें, कोई भी दो चीजें जब किसी भी डायरेक्ट वायर से कनेक्ट की जाती हैं, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। समझे क्या? ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी दो स्फीयर्स को जब हम वायर से सीधा सीधा कनेक्ट कर देंगे तो उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायर से जब जोड़ा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता ना, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह जाता, डिफरेंस जीरो हो जाता है, इसलिए पोटेंशियल सेम है ना। तो अब पूछा है कि देन द चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर। तो अब ये जो स्मॉलर स्फीयर था, इस स्मॉलर स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज होगा ये पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? अब बेटे ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें पोटेंशियल दोनों का जब इक्वल हो जाता है तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। चार्ज कभी लॉस्ट नहीं होता, चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, चार्जेस आर कंजर्व, चार्जेस कंजर्व हो जाते हैं। चार्ज कभी लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ चार्ज, चार्ज कभी लॉस नहीं हो सकता। जैसे एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी कंजर्व रहती है, तो उसी तरह से चार्जेस भी कंजर्व रहते हैं। तो अब मैं बोलूंगा कि जब दोनों को हमने जोड़ दिया, तो अब सोचो कि ये छोटा और ये बड़ा, तो अब इसका पोटेंशियल भी, इसका भी पोटेंशियल भी, इसके ऊपर चार्ज है मान लो हमने मान लिया Q1 और इसके ऊपर चार्ज मान लिया हमने Q2, ठीक है। तो दोनों का टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए? टोटल चार्ज के बराबर। टोटल चार्ज कितना था? 15 प्लस 15, टोटल हो जाएगा 30 माइक्रो कूलम। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चार्जेस प्यारे बच्चों, चार्जेस क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस क्या आपको याद है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर द स्फीयर मैंने दिया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो इसका R1 और इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। यस और नो? है ना, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और हमें ये पता है कि Q इज इक्वल टू होता है CV, तो ये C1V और Q2 होता है C2V। कुछ समझ में आया? क्लियर? ठीक है बेटे, इस तरह से। यस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई Q1 बाय C1 इज इक्वल टू Q2 बाय C2, ठीक है। VV सेम कर दिया दोनों का, बस आगे सॉल्व करना है हमें। Q1 डिवाइड बाय C1, C1 कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, दोनों साइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ये हमें Q1 ढूंढना है ना, Q1 डिवाइड बाय उसका R1 कितना दिया बेटा, R1 दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू Q2 को मैं ऐसा लिखता हूं, Q2 को लिखता हूं मैं यहां से Q2 इज इक्वल टू 30 माइक्रोकुलम माइनस Q1, तो ये 30 माइनस Q1 डिवाइड बाय इसका रेडियस कितना, इसका है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻², ये कैंसल, ये 5 2 जार 10, सो Q1 इक्वल्स टू 30 माइनस Q1 बाय 2, ये 2 इधर आया, 2Q1 इज 30 माइनस Q1, और ये इधर जाके प्लस 3Q1 इक्वल्स टू 30, सो Q1 इक्वल्स टू 30 बाय 3 विच इज 10 माइक्रोकुलम। समझे कि नहीं समझे बोलो, इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चार्ज इक्वल नहीं होता, ठीक है, ओके जयेश, चार्ज इक्वल नहीं होता, पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसमें किसी भी स्टेप में समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो पूछिए, बता दूंगा मैं फिर से। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट चलते हैं, ये समझ में आया ना? राइट, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, सी दिस क्वेश्चन बेटे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये जो ले रहा हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, capacitance of a parallel plate capacitor becomes 4 by 3 times its original value if dielectric slab of thickness T equals to D by 2 is inserted between the plates। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब कितना होगा? तो ये क्वेश्चन अभी अभी हमने जो किया था क्वेश्चन उसी के जैसा है, तो मुझे नहीं लगता बहुत टफ है। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम जेई, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस है C। जब हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो C डैश, वो कितना हो जाता है 4/3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल, मतलब C डैश इज 4/3 टाइम्स C, समझा। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस जो है, अच्छा वो पूरा पूरा नहीं है, आई एम सॉरी, ये इसमें पूरा पूरा इंसर्टेड नहीं है, इट इज पार्शियली इंसर्टेड, इट इज पार्शियली इंसर्टेड, तो इसका थिकनेस है T, ओके, ऐसा दिया है। और वो T इक्वल्स टू दिया है T इक्वल्स टू D/2, आधा। अब द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब इज, तो इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, समझे। तो C कितना होगा बेटे, C होगा A इप्सिलॉन नॉट, A इप्सिलॉन नॉट बाय D। और C डैश कितना होगा, C डैश लिख दो यहाँ पर, C डैश कौन बताएगा, A इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D माइनस T प्लस T बाय K। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है क्या? जी हाँ, नोटबुक में देखिए हमने किया है, A इप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T अपॉन प्लस T बाय K इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया ये, 4/3 टाइम्स A इप्सिलॉन नॉट बाय D। तो A इप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और T और D/2 दोनों कैसे हैं, दे आर T इक्वल्स टू D/2 है, तो ये बन जाएगा 1/D माइनस T, तो D माइनस D/2 मतलब D/2 बचा, प्लस T मतलब D/2, तो ये D/2K इक्वल्स टू 4/3D। तो दोनों साइड में D कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने, तो इधर बनेगा ये 2K प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 2K इक्वल्स टू 3/4, उल्टा कर दिया, हाँ ठीक है, तो हो गया आंसर। 2 कॉमन ले लो, K प्लस 1 अपॉन 4K इक्वल्स टू 3/4, ये 4 कैंसिल, 2K प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3K, तो 2 इज इक्वल्स टू K। So I think this makes sense. Are you getting this? अरे समझा कि नहीं समझा बोलो। इसका डाउट है सर वो कैपेसिटेंस नहीं लिया तो भी चलता ना सर, क्योंकि आपने अपने पास पोटेंशियल का फॉर्मूला तो है, तो डायरेक्टली पोटेंशियल इक्वेट करके पोटेंशियल को, अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, क्या बोला इसने, कैपेसिटेंस नहीं लेते तो चलेगा क्या, अ, हाँ चलेगा ना,
बिल्कुल चलेगा। ठीक है, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसका डाउट कौन सा है? सिक्स्थ में भी डाउट है? अरे इतने सारे डाउट पूछ रहे हो। नीट का ले लेता हूं। नाइन्थ, नीट का नाइन्थ। An electric dipole has a magnitude of its charge as q and its dipole moment is p. It is placed in a uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of the field, the force on it and its potential energy are respectively. देखो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम नीट। ठीक है, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज क्यू। ठीक है, और उसका डाइपोल मोमेंट है पी। अब बोला है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर अगर रख दिया जाए डाइपोल को, और डाइपोल मोमेंट जो है इट इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, और इसी के अलोंग रखा हुआ है डाइपोल को, डाइपोल मोमेंट पी, और ये है ई। तो दोनों में एंगल कितना हुआ? 0। और टॉर्क कितना होता है? टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, और साइन 0 कितना? 0, तो इसलिए टॉर्क भी 0। ठीक है, अब पूछा है कि फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फोर्स पूछा है, टॉर्क नहीं पूछा है, आई एम सॉरी, फोर्स पूछा है। तो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा? तो फोर्स होगा बेटे, इधर ये निगेटिव है तो ये इधर फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, तो फोर्स तो 0 हो जाएगा। सही बात है, तो फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0। ठीक है, फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी 0 एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है, इधर लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने आपको बताया था, यहां पर दो चार्जेस हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों चार्जेस के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, तो रोटेशनल मोशन की वजह से जो टॉर्क का पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो 0 है, क्योंकि टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 है। तो रोटेशनल मोशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, ये रहेगी। ठीक है, ये रहेगी। तो अब ऑप्शंस देखो, अभी अभी ऑप्शंस में दिया है फोर्स ऑन इट विल बी 0, एक ही ऑप्शन है 0 एंड मिनिमम, 0 एंड मिनिमम, तो ये मिनिमम रहेगी। सही बात है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या ये समझ में आया? तो मैं आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं ले पाया, लेकिन हाँ एक काम कर सकता हूं मैं, आज शाम को
हाँ, जेई का पिछली बार भी रह गया था ना। यस बेटे, बिल्कुल सही है। तो एक काम करिए, लास्ट टाइम मैंने नीट के सारे डाउट सॉल्व किए थे शायद। नीट के मैंने सारे डाउट सॉल्व किए थे शायद ना। हाँ, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं सॉल्यूशन का शीट दे देता हूँ, ठीक है? मेरे पास सॉल्यूशन का शीट है, सो आई विल गिव यू सॉल्यूशन शीट। आई विल गिव यू सॉल्यूशन शीट जिसमें से आप आपके डाउट्स एक बार देख लो, और जितने भी बचते हैं, मतलब सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, सो एट टुडे एट 5 PM, 5 PM to 6 PM आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे के सारे सॉल्व कर दूंगा। तो आप सब लोग जेई नीट दोनों 5 बजे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? अभी के अभी सॉल्यूशन का शीट भेज रहा हूँ आपके लिए। ऑलराइट, यस।